नमस्ते दोस्तों, अभी हम बात करेंगे महाराष्ट्र फैक्ट्रीज सेफ्टी ऑडिट रूल 2014 के बारे में। तो जैसे कि ये नाम से ही पता चलता है कि इसका मेन फोकस होगा सेफ्टी ऑडिट ओरिएंटेड जो रूल्स है उसके बारे में, और ये स्पेशली महाराष्ट्र स्टेट के लिए जहां पे ये फैक्ट्रीज होंगी महाराष्ट्र स्टेट में, तो वो फैक्ट्रीज के लिए ये सेफ्टी ऑडिट ओरिएंटेड क्या रूल्स हैं ये आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। तो ये 2014 का जो रूल है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसका मेन जो रेफरेंस है वो है फैक्ट्री एक्ट 1948 का रेफरेंस, जिसमें सेक्शन 112 और सेक्शन 115 और सेक्शन 41 में जो गाइडलाइंस दी गई है उसके तहत सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए। वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेफ्टी ऑडिटर कौन होना चाहिए, उसके क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए, इसके बारे में जो डिटेल जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन वहां पे एक पावर रहती है कि फैक्ट्री एक्ट में या फिर सेक्शंस में या सेक्शन के रिलेटेड जो रूल्स है उसमें आप एडिशन कर सकते हैं या फिर एलिमिनेशन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, और ये जो पावर है ये स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को होती है। तो ये सेक्शन का रेफरेंस लेके और उसके अलावा जो जनरल क्लॉजेस एक्ट है 1897 का, उसका जो सेक्शन 23 है उसके ओरिएंटेड ये महाराष्ट्र फैक्ट्री सेफ्टी ऑडिटर रूल 2014 बना है। तो ऑब्वियस है कि जो फैक्ट्रीज है, जो कंडीशंस दी गई है वो पर्टिकुलर फैक्ट्रीज को सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए, और वो ऑडिट में क्या क्या होना चाहिए उसके लिए जो जानकारी चाहिए, इसीलिए ये सेफ्टी ऑडिट रूल 2014 बना है। तो ये गवर्नमेंट में जो इंडस्ट्रीज, एनर्जी एंड लेबर डिपार्टमेंट है, इन्होंने ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया है, और उसके बाद में उन्होंने ये बताया गया कि स्टेट गवर्नमेंट में ये महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने ये स्पेशली रूल्स के बारे में उनको डिटेल इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, और फिर ये सभी कंपनीज को ये कंपलसरी करना चाहिए। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट नोटिफिकेशन निकला था ये 2012 में उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था, और उन्होंने स्पेसिफाई किया था कि जो सेक्शन 115 है फैक्ट्री एक्ट 1948 का, उसके रिलेटेड आपको कुछ गाइडलाइंस प्रिपेयर करना है, वो अप्रूव करके लेना है, और फिर वो अप्रूवल प्रोसेस जो भी प्रोसीजर्स रहेगी, वो गाइडलाइंस होंगे, वो आपको सभी फैक्ट्रीज को बताने हैं जो फैक्ट्रीज को ये लागू हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट रूल है कि ये रूल जो है ये महाराष्ट्र फैक्ट्री सेफ्टी ऑडिट रूल 2014 से नाम से जाना जाएगा। और ये रूल कहाँ पे एप्लीकेबल है, तो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि ये फैक्ट्रीज के लिए एप्लीकेबल है जो महाराष्ट्र में है, लेकिन किस फैक्ट्रीज के लिए एप्लीकेबल है तो यहाँ पे ये स्पेसिफिक मेंशन किया है। तो जहां पर जिस फैक्ट्रीज में जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है या फिर यूज होता है, स्टोरेज होता है, हैंडलिंग प्रोसेस हो सकती है, स्पेसिफिक प्रोसेस हो सकती है, किस बारे में, तो टॉक्सिक और हाईली इनफ्लेमेबल या फिर एक्सप्लोजिव या फिर हजार्डस केमिकल्स। तो अगर आप टॉक्सिक या हाईली इनफ्लेमेबल या एक्सप्लोजिव या हजार्डस केमिकल्स आप हैंडल करते हैं, स्टोर करते हैं, या फिर कुछ प्रोसेस में यूटिलाइज करते हैं, कुछ यूज करते हैं, और फिर बाद में शायद रीप्रोसेसिंग भी हो सकती है यहाँ पे, तो ऐसे अगर कुछ सब्सटेंसेस आप यहाँ पे यूज करते होंगे तो यहाँ पे आपको सेफ्टी ऑडिट रूल 2014 एप्लीकेबल। उसके अलावा सेकंड कंडीशन है जहाँ पे हजार्डस प्रोसेस डिफाइन कर चुके हैं हम। तो फैक्ट्री एक्ट में जो फर्स्ट शेड्यूल में जो हजार्डस प्रोसेस की लिस्ट दी है 29 हजार्डस प्रोसेस है, तो ये हजार्डस प्रोसेस में अगर आपका फैक्ट्री आता है जहां पर ये प्रोसेस चल रही है तो भी आपको ये सेफ्टी ऑडिट रूल 2014 कंपलसरी है। या फिर उसके अलावा जो थर्ड कंडीशन है जहां पर 250 प्लस वर्कर्स अगर आपके फैक्ट्री में होंगे तो वहां पर सेफ्टी ऑडिट रूल आपके लिए एप्लीकेबल है। तो ये तीन मेन कंडीशन है, अगर आप यहाँ पे कोई केमिकल्स हैंडल करते हैं या फिर आपके यहाँ पे हजार्डस प्रोसेस यहाँ पे है फर्स्ट शेड्यूल के रिलेटेड, या फिर अगर आपके फैक्ट्री में 250 प्लस वर्कर्स अगर काम करते होंगे तो आपके लिए सेफ्टी ऑडिटर रूल जो है 2014 का आपको एप्लीकेबल होगा। सेकंड रूल जो है
इसमें अलग अलग डेफिनेशंस दी है, अलग अलग कंसेप्ट दिए हैं। तो जैसे जनरलाइज कंसेप्ट होते हैं, जैसे हमने एक्ट ये डेफिनेशन कही है, तो एक्ट का मीनिंग है यहाँ पे फैक्ट्री एक्ट 1948, क्योंकि इसका मेन रेफरेंस ये फैक्ट्री एक्ट 1948 सेक्शन 112, सेक्शन 114 और सेक्शन 41 है। इसलिए जब भी हम यहाँ पे रूल में एक्ट वर्डिंग यूज करेंगे तो उसका मीनिंग है फैक्ट्री एक्ट 1948। उसके अलावा है चीफ इंस्पेक्टर। तो यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो अप्रूव किया गया चीफ इंस्पेक्टर होता है, वही चीफ इंस्पेक्टर यहाँ पे वर्डिंग का मीनिंग होगा। उसके अलावा है डिग्री। तो डिग्री यानी कि जो भी आप ग्रेजुएशन करते हैं, जो स्टैट्यूटरी यूनिवर्सिटी से या जो यूनिवर्सिटी सैंक्शन होती है स्टेट गवर्नमेंट थ्रू या फिर जो यूजीसी थ्रू, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन थ्रू, या कोई यूनिवर्सिटी के अंडर, चाहे वो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट एडेड हो, फाइनेंशियल जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो या फिर सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी, तो जो भी यूनिवर्सिटीज से होगी, लेकिन वो अगर लीगली वहां पे वो यूनिवर्सिटीज एप्लीकेबल है, तो वहां से अगर आपने डिग्रीज किया होगा तो उसको हम यहाँ पे ये ग्रेजुएशन को हम डिग्री कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्वालिफाइड डिग्री यहाँ पे वर्डिंग आएगा। उसके अलावा है डिप्लोमा। तो डिप्लोमा का भी मीनिंग है कि अगर आपने कहीं यूनिवर्सिटी से या फिर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से या रिकॉग्नाइज बोर्ड से अगर आपने डिप्लोमा किया होगा तो वो यहाँ पे डिप्लोमा वर्डिंग आएगा सेफ्टी ऑडिट रूल में। इसके अलावा है फॉर्म। तो फॉर्म का मीनिंग है यहाँ पे जैसे ये ऑडिट रूल में फॉर्म ए, फॉर्म बी और फॉर्म सी, तो ये ऐसे जो फॉर्म्स होंगे, तो ये 3 फॉर्म्स के लिए आपको ABC जो है इसके लिए यहाँ पे फॉर्म वर्डिंग आया। उसके अलावा है गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए एप्लीकेबल है, महाराष्ट्र फैक्ट्री सेफ्टी ऑडिट रूल 2014। इसीलिए यहाँ पर जहीं कहां पर भी अगर गवर्नमेंट वर्डिंग यूज किया है या फिर स्टेट गवर्नमेंट वर्डिंग यूज किया है ये रूल में, तो वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट। सेफ्टी ऑडिट ये कंसेप्ट है यहाँ पे। तो सेफ्टी ऑडिट का मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे डिफाइन किया है सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन ऑफ द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ सिस्टम। तो आपके फैक्ट्री में जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ सिस्टम है यानी कि OSS सिस्टम है, या फिर जो भी प्रोसीजर्स आप फॉलो कर रहे हैं, हेल्थ ओरिएंटेड रहो या सेफ्टी ओरिएंटेड रहो, तो जो भी प्रोसीजर्स आप फॉलो करते हैं तो वो सिस्टम प्रॉपरली एग्जीक्यूट होती है या नहीं, प्रॉपरली फॉलो होती है या नहीं है, वो क्रॉस चेक करने के लिए आपको जो सिस्टम चाहिए उसको हम सेफ्टी ऑडिट कहते हैं। तो जो भी आपके कंपनी का या फैक्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होता है या नहीं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर्स होती है, डॉक्यूमेंटेशन इवैल्यूएशंस होते हैं, वो यहाँ पे प्रॉपरली फॉलो होते हैं या नहीं, ये क्रॉस चेक करने के लिए जो सिस्टम है उसको हम सेफ्टी ऑडिट कहते हैं। तो इसका मेन फोकस और जो ऑब्जेक्टिव है वो OSH ओरिएंटेड रहेगा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ ओरिएंटेड रहेगा। अभी ये जो सेफ्टी ऑडिट प्रोसेस है, ये सेफ्टी ऑडिट प्रोसेस करने के लिए जो पर्सन को रिकमेंड किया जाता है या फिर अप्रूवल दिया जाता है उसको हम सेफ्टी ऑडिटर कहते हैं। तो ये रूल नंबर 5 में इसके डिटेल्स दिए हैं कि एग्जैक्टली सेफ्टी ऑडिटर कौन हो सकता है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है और उसके राइट्स क्या है। फिर है शेड्यूल्स। जैसे इसमें शेड्यूल 1 और 2 ये 2 शेड्यूल्स है और वहां पे कुछ उसके कंटेंट्स भी डिटेल में दिए हैं। तो ये सेफ्टी ऑडिट रूल के एंड में शेड्यूल होते हैं और उसके बाद में फॉर्म्स होते हैं। तो उसमें स्पेसिफिक गाइडलाइन जो आप रूल में डिटेल में नहीं बता पाते हैं, वो डिटेल कंटेंट्स एज ए सप्लीमेंट आप शेड्यूल में बता सकते हैं। तो यहाँ पे सेफ्टी ऑडिट रूल में 2 शेड्यूल आप देख सकते हैं। फिर है सेक्शंस। तो ये जो एक्ट जैसे हमने बताया कि ये फैक्ट्री एक्ट का ओरिएंटेशन है, तो जैसे भी हमने यहाँ पे अगर कहा कि सेक्शन 112 या सेक्शन 115 या सेक्शन 41, तो ये सेक्शन का मीनिंग वो पर्टिकुलर एक्ट ओरिएंटेड है, जैसे हमने अभी फैक्ट्री एक्ट के बारे में कहा था। उसके बाद में है हजार्डस केमिकल्स। तो हजार्डस केमिकल का जो डेफिनेशन है या जो कंसेप्ट है उसका रेफरेंस आपको सीमा रूल 2003 से लेना होगा। तो सीमा रूल 2003 जो है यानी कि कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल मेजर एक्सीडेंट हजार्ड रूल, और वहां पे रूल नंबर 2 में हजार्डस केमिकल डिफाइन किया है। तो अगर आपका
जो केमिकल आप यूज करते हैं, हैंडल करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं, अगर इस डेफिनेशन, इस रूल के हिसाब से वो हजार्डस केमिकल कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पे आपको ये सेफ्टी ऑडिट रूल में चेक करना होगा कि आपको ये रूल या ऑडिट रूल जो है वो एप्लीकेबल है या नहीं। फिर इंस्टीट्यूशंस, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस में फर्म भी आ सकते हैं, एसोसिएशंस भी आ सकते हैं, बॉडी आ सकती है, कोई कॉर्पोरेट आ सकता है, या फिर कोई सोसाइटी या ट्रस्ट भी आ सकता है। तो ये बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग जो एलिमेंट्स है ये यहाँ पे उन्होंने इन्वॉल्व किए हैं, क्योंकि सेफ्टी ऑडिट रूल या सेफ्टी ऑडिटर के लिए ये जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायरमेंट, एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स है, या फिर और कुछ एक्टिविटीज के लिए आपको फैक्ट्री के अलावा भी आप इन इंस्टीट्यूशन से ऑडिटर बन सकते हैं, और इसीलिए यहाँ पे इंस्टीट्यूशन कंसेप्ट भी आया है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे कुछ डेफिनेशंस हैं जो एक्सप्रेस किए हैं। स्पेशली अगर आपको जो डेफिनेशन यहाँ पे नहीं दिखाई देती है तो आपको फैक्ट्री एक्ट रेफर करना है, कुछ हद तक आपको सीमा रूल भी रेफर करना पड़ेगा, और MFR 1963 भी रेफर करना पड़ेगा। तो जो जनरल डेफिनेशन है या फिर सिमिलर कंसेप्ट, सिमिलर डेफिनेशन के इंटरप्रिटेशन या मीनिंग होंगे, तो वो बाकी के एक्ट और रूल से भी आप वहां पे बता सकते हैं या फिर क्लियर कर सकते हैं। फिर रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 में मेन बात कही गई है कि ये जो सेफ्टी ऑडिट होने वाला है आपकी फैक्ट्री में, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इसका मेन फ्रीक्वेंसी जो है वो, अगर आपका सेफ्टी ऑडिट इंटरनल होता है तो इंटरनल के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है कि एटलीस्ट आपको 1 साल में एक बार वो प्लांट के जो भी पर्सन्स होंगे वही इंटरनल ऑडिट करेंगे। जैसे कि अभी आपके प्लांट में अलग अलग सेक्शंस या डिपार्टमेंट होंगे, और उसमें जो एक्सपर्टाइज पर्सन होंगे जिसको सेफ्टी ऑडिट के बारे में मालूम होगा, तो वो सेफ्टी ऑडिट करने के लिए अगर तैयार होंगे, एक्सपर्टाइज होंगे, तो वो प्लांट के अलग अलग पर्सन्स एक कमेटी बनाएंगे, और वो कमेटी यहाँ पे इंटरनल सेफ्टी ऑडिट कर सकती है, और इंटरनल सेफ्टी ऑडिट कम से कम 1 साल में एक बार होनी चाहिए। इसका इंटेंशन क्या है कि जब ये एक्सटर्नल सेफ्टी ऑडिट होता है तो यहाँ पे सेफ्टी ऑडिटर आएगा, और ये सेफ्टी ऑडिटर गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। तो सेफ्टी ऑडिटर आने के पहले की जो तैयारी होगी वो इंटरनल ऑडिट में आप कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनल सेफ्टी ऑडिट भी जब कंडक्ट होता है तो इसमें भी बहुत सारे कंक्लूजन्स आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके प्रोसेस में, आपकी हैंडलिंग प्रोसेस में, स्टोरेज एक्टिविटीज में, या फिर जो भी आपके ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के जो प्रोसीजर्स है उसमें अगर कहीं पे लैक्यूना होगा, कहीं पे लूप होल्स होंगे, या फिर कहीं पे प्रॉब्लम्स होंगे, या फिर कुछ रॉन्ग डायरेक्शन से अगर प्रोसेस फॉलो होते होगी, या सीक्वेंस गलत होता होगा, या फिर कुछ फैसिलिटीज जो चाहिए वहां पे अगर नहीं होगी, तो आपको ये इंटरनल सेफ्टी ऑडिट में ही पता चलेगा, और यहाँ पे आप ये सोल्यूशन निकाल सकते हैं। फिर आपका सोल्यूशन जो भी आपको एग्जीक्यूट करना है, तो जो एक्सटर्नल सेफ्टी ऑडिट है उसके पहले ही ये सॉल्यूशंस और उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होना चाहिए, और फिर उसके बाद में एक्सटर्नल सेफ्टी ऑडिटर आना चाहिए। तो ये एक्सटर्नल सेफ्टी ऑडिट के लिए फ्रीक्वेंसी दी गई है कि 2 साल में एक बार एटलीस्ट यहाँ पे सेफ्टी ऑडिटर थ्रू ये एक्सटर्नल सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि ये मैक्सिमम आपके प्रॉब्लम्स ये इंटरनल सेफ्टी ऑडिटर भी सॉल्व कर सकता है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स शायद आपने आइडेंटिफाई नहीं की है, या फिर आपके नॉलेज लेवल के बाहर है, या फिर शायद आपको लेटेस्ट अमेंडमेंट्स या रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं मालूम है, या फिर लेटेस्ट केस स्टडीज आपने नहीं की होगी, तो शायद ये एक्सटर्नल सेफ्टी ऑडिटर कुछ पॉइंट्स अलग से निकाल सकता है कि जो पॉइंट्स आपको कंप्लाई करना है। तो यहाँ पे कंप्लायंस के जो पॉइंट्स रहेंगे वो आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो सेफ्टी ऑडिटर देगा वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको कंप्लीट करने हैं, और फिर उसके बेसिस पे ये जो भी कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं या फिर इंसिडेंट्स हुए हैं, नियर मिस हुए, वो रिपीट नहीं होना चाहिए, या फिर आपको कुछ लेटेस्ट, कुछ नए या फिर मॉडिफाइड टेक्निक्स आपको अडॉप्ट होनी चाहिए, उसका शायद गाइडलाइंस या नॉलेज भी सेफ्टी ऑडिटर दे सकता है जो एक्सटर्नल सेफ्टी ऑडिटर होगा, क्योंकि नॉर्मली एक्सटर्नल सेफ्टी ऑडिटर एक्सपीरियंस क्वालिफाइड पर्सन होता है, और वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज या बहुत सारी सिमिलर इंडस्ट्रीज को उन्होंने देखा होता है, और उसके बेसिस पे वो इजीली आपको गाइड भी कर सकता है। तो ये मेन फ्रीक्वेंसी है इंटरनल सेफ्टी ऑडिट एटलीस्ट वंस इन अ ईयर,
एक्सटर्नल सेफ्टी ऑडिट एटलीस्ट वंस इन अ 2 ईयर बाय द सेफ्टी ऑडिटर। तो यहाँ पे ये रूल नंबर 3 में आपको मेनली ये कैरी करने के लिए बताया। तो ये इंटरनल ऑडिटर और इंटरनल ऑडिट कमिटीज ये पर्सन कंपनी बता सकती है, फैक्ट्री बता सकती है, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर ये गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव बताएगा और उसके बेसिस पे उनका जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर कंप्लीट होगा। तो ये नॉर्मली अगर आपने कुछ चेंजेस किए हैं उसके बाद में भी आपको ऑडिट कंपलसरी हो जाता है। जैसे कि अगर आपने प्रोसेस में कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं मेजर, या फिर आपने केमिकल्स में कुछ मेजर मॉडिफिकेशन किए या सब्स्टिट्यूट किए हैं, या फिर आपकी जो क्वांटिटीज कुछ चेंज हो चुकी है, या फिर नंबर ऑफ वर्कर्स आपकी कंपनी में चेंज हो चुके हैं, तो ऐसे बारे में आपको कंपलसरी एक्सटर्नल सेफ्टी ऑडिट करना पड़ेगा। तो अगर रेगुलर या रूटीन है आपका 2 साल में एक बार, अगर आपने मेजर चेंजेस किए, मॉडिफिकेशंस किए हैं, तो आपको फिर से सेफ्टी ऑडिट एक्सटर्नली कैरी करना पड़ेगा। फिर है रूल नंबर 4। तो ये जो अभी हमने बताया कि सेफ्टी ऑडिट करना चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बता दी। तो ये सेफ्टी ऑडिट जो होता है तो उसके मेन गाइडलाइंस कहाँ पे, तो इसके लिए आपको IS 14489 1998 का जो इंडियन स्टैंडर्ड है, ये इंडियन स्टैंडर्ड जो है ये आपको फॉलो करना होगा। इसमें डिटेल में IS 14489 में दिया है कि सेफ्टी ऑडिट एग्जैक्टली क्या होता है, सेफ्टी ऑडिट में आपको कौन कौन से पॉइंट चेक करने चाहिए, पॉइंट चेक करने वाले कौन होंगे, उसको फेस करने वाले कौन होंगे, और उसमें जो मेजर एलिमेंट्स है वो IS 14489 के शेड्यूल्स में उन्होंने मेंशन किए हैं कि ये मेजर एलिमेंट्स अभी सेफ्टी ऑडिटर चेक करने वाला है। यानी कि आपका एज अ फैक्ट्री भी आपको पता होना चाहिए कि IS 14489 में एग्जैक्टली एलिमेंट्स क्या दिए है, उसका शेड्यूल क्या है, और ये शेड्यूल में जो एलिमेंट्स है इसी हिसाब से आपको सेफ्टी ऑडिटर को टैकल करना है या फिर सेफ्टी ऑडिट को टैकल करना है। इसका मतलब है वहां पे एलिमेंट्स क्लियरली मेंशन है और वो एलिमेंट्स का ही आपको प्रिपरेशन करना है। तो IS 14489 के डिटेल्स के लिए हम एक अलग प्रेजेंटेशन में बात करेंगे। फिर है रूल नंबर 5। तो यहाँ पे जैसे अभी हमने बताया कि सेफ्टी ऑडिटर सेफ्टी ऑडिट करेगा और वो IS 14489 1998 के हिसाब से देगा, वो शेड्यूल में डिटेल में मेंशन किया है। तो ये शेड्यूल का भी आपका रेफरेंस लेना होगा और फिर आपको ये प्रिपरेशन करना है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्नाइज कर सकता है कि आपके पास कम से कम 3 पर्सन ऐसे चाहिए जो क्वालिफाइड एक्सपीरियंस होल्डर और जो बाकी के रिक्वायरमेंट्स वहां पे अगर फुलफिल करनी है शेड्यूल 1 के हिसाब से, तो उस हिसाब से भी आपके पास ये पर्सन्स यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो 2014 के बाद आपको बहुत सारे फैक्ट्रीज में जहां पर ये सेफ्टी ऑडिट रूल एप्लीकेबल है, जैसे अभी हमने बात की थी कि टॉक्सिक केमिकल हजार्डस केमिकल्स आप हैंडल स्टोर करते, यूज करते या मैन्युफैक्चर करते, या फिर आपके यहाँ पे शेड्यूल 1 के हिसाब से आप वो पर्टिकुलर फैक्ट्री में आते हैं जहां पे ये हजार्डस प्रोसेस होती है, या फिर आपके पास 250 प्लस वर्कर्स होते हैं। तो ये फैक्ट्रीज जो है जहां पर ये रूल एप्लीकेबल है, तो इस इंडस्ट्रीज में अभी जो क्वालिफाइड या एक्सपीरियंस होल्डर्स नहीं थे वहां पे अभी ये क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस होल्डर्स यहाँ पे अवेलेबल है। या फिर ऐसे कुछ कंपनीज अभी यहाँ पे इनिशिएटिव ले रही है कि आपके पास ऐसे अगर मैन पावर लैक्यूना है तो ये मैन पावर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली ये जो कैरी होता है सेफ्टी ऑडिट और जो स्टेट गवर्नमेंट भी रिकॉग्नाइज करता है, तो ये बहुत सारे जो क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है इसमें थोड़े बहुत चेंजेस भी हो सकते हैं और उसमें कुछ रिलैक्सेशन भी यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे एक्सेप्शनल स्पेशलाइज्ड केसेस अगर होंगे तो ही आपके सेफ्टी ऑडिटर या जो क्वालिफाइड रिक्वायरमेंट पर्सन्स हैं वहां पे रिलैक्सेशन मिल सकता है। अदरवाइज आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफिल या सेटिस्फाई करनी होगी। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस में वो कंडीशंस भी चेंज हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी सेफ्टी ऑडिट के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो 5 इयर्स तक फ्लेक्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट ने रखी है, तो वहां पे आप प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन ये अथॉरिटी सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को है। जैसे अभी आज की डेट में भी हम देख रहे हैं कि
बहुत सारे कुछ क्वालिफिकेशंस रिक्वायरमेंट्स है, या फिर एज क्राइटेरिया है, या फिर एक्सपीरियंस ईयर्स के क्राइटेरिया है। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजंस में भी ऐसा हुआ है कि कोरोना की वजह से जो 2 साल में चेंजेस आए हैं, जिसकी वजह से उनका लॉस हो चुका है, तो उन्होंने अभी डिसीजन दिया है कि 1 या 2 साल का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो उन्होंने फाइनलाइज किया है। तो ये सिर्फ स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को ही अथॉरिटी रहती है। अभी इस बारे में आपको सेफ्टी ऑडिट रूल के बारे में स्टेट गवर्नमेंट यानी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी रहती है। अभी यहाँ पे रूल नंबर 5 में जो सब रूल 3 है, तो उसमें क्लियर कट बताया है कि ये जो सेफ्टी ऑडिटर होते हैं, तो इनको मेन गाइडलाइन कहाँ से आती है, इनको जो एक्सपीरियंस होता है वो एक्चुअली कहाँ से होना चाहिए, और वो प्रेफर्ड कैंडिडेट कहाँ से होगी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है डीजी फास्टली, यानी कि डायरेक्टर जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विसेज एंड लेबर इंस्टीट्यूट्स। तो ये डीजी फास्टली का, या फिर आपके पास एनएससी यानी कि नेशनल सेफ्टी काउंसिल, या फिर उसके इक्वल रैंक या इक्विवेलेंट रैंकिंग वाले जो ऑफिसर्स होंगे, ये ऑफिसर का अगर एक्सपीरियंस 15 इयर्स या मोर देन 15 इयर्स होता है, तो नॉर्मली इनको रिकमेंड किया जाता है। जैसे कि अगर आप सेफ्टी ऑडिटर का क्वालिफिकेशन या सेफ्टी ऑडिटर के एग्जाम अगर आप देखेंगे, तो उसमें उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया है कि मिनिमम 15 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। अगर आप डीजी फास्टली से एक्सपीरियंस लेते हैं, या फिर एनएससी से एक्सपीरियंस लेते हैं, या फिर आप डिश ऑफिस से एक्सपीरियंस लेते हैं, जैसे कि डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ महाराष्ट्र स्टेट, तो उनको पहले प्रेफर किया जाएगा। अगर डीजी फास्टली या एनएससी के कैंडिडेट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, या फिर वो क्राइटेरिया पे नहीं बैठते हैं, तो फिर जो बाकी के लोग हैं उनको ये सेफ्टी ऑडिटर के लिए यहाँ पे रिकमेंडेशन मिल सकता है। तो उसके लिए स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, स्पेसिफिक एग्जाम है, और उसके बाद में फिर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप एज ए सेफ्टी ऑडिटर काम कर सकते हैं। फिर उसमें 5.4 में है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने बताया है कि टाइम टू टाइम ये जो नंबर होगा, कितने सेफ्टी ऑडिटर आपको सैंक्शन करने हैं, तो ये नंबर स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। जैसे अगर आप देखेंगे तो पहले सेफ्टी ऑडिटर का नंबर बहुत कम था, लेकिन अभी जो रूल आया है उसके बाद में अपॉइंटमेंट्स हो चुके हैं, एग्जाम्स हो चुके हैं, अभी बहुत सारे सेफ्टी ऑडिटर्स अभी सैंक्शन हो चुके हैं। तो मैक्सिमम रीजन्स में जितने मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, आज के डेट में उतना सेटिस्फाइड नंबर अवेलेबल महाराष्ट्र स्टेट में अवेलेबल है। फिर है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 का मेन फोकस है सर्टिफिकेट पे। तो जो सेफ्टी ऑडिटर का सर्टिफिकेट होता है, तो वो चीफ इंस्पेक्टर थ्रू मिलेगा, जो महाराष्ट्र स्टेट ओरिएंटेड होगा। और अगर उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको रिन्यू करना है, तो रिन्यूअल के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इनिशियली आपको एप्लीकेशन देना है सर्टिफिकेट के लिए, और जब भी आपका डेट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में अगर वो सर्टिफिकेट एक्सपायर होता है, तो उसके बाद में आपको रिन्यूअल भी करना है। तो इसके लिए फॉर्म ए और फॉर्म बी है, जहाँ पे आपको अगर आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं एज अ पर्सनल सेफ्टी ऑडिटर, तो वहां पे आपको फॉर्म ए एप्लीकेबल है। अगर आप इंस्टीट्यूशन थ्रू काम कर रहे हैं, जैसे कि हमने बताया था कि कोई फर्म हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, या फिर कोई एजेंसी हो सकती है, कंसल्टेंसी हो सकती है, तो यहाँ से अगर आप एज ए सेफ्टी ऑडिटर काम कर रहे हैं, तो वो इंस्टीट्यूशन के लिए फॉर्म बी एप्लीकेबल होगा। तो ये एप्लीकेशंस में आपको सब डिटेल इंफॉर्मेशन देनी है कि आपका एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, और आपका मेन इंटेंशन क्या है। इस हिसाब से अगर आपने ये गवर्नमेंट को सबमिट किया, तो गवर्नमेंट फिर बाद में आपको उस पर रिस्पॉन्स देगा कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुका है या रिजेक्ट हो चुका है। अगर इनकेस एक्सेप्ट होता है तो बाकी का डिटेल रीजन देने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर इनकेस रिजेक्ट होता है, तो रिजेक्ट का एग्जैक्ट रीजन क्या है, चाहे वो क्वालिफिकेशन का रीजन हो सकता है, या फिर आपका एक्सपीरियंस का रीजन हो सकता है, या फिर जो आपकी डिग्री या डिप्लोमा होगा वहां पे अगर कोई स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस के हिसाब से कुछ इश्यूज होंगे, तो वो भी रीजन हो सकता है। तो ये डिपेंड्स है
कि रिजेक्शन का मीनिंग क्या है और उसका मेन रूट कॉज क्या है। तो ये आपको गवर्नमेंट को भी ये कंपलसरी है कि उसको वो इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि रिजेक्शन क्यों हुआ है। फिर 6(2)(b) में यहाँ पे है मेन स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे जो सेफ्टी ऑडिटर रिलेटेड कमिटीज जो रहती है, तो ये कमिटी कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं और ये कमिटी थ्रू आप अलग अलग ऑडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी सेफ्टी ऑडिटर के एप्लीकेशंस आएंगे, फिर उसका स्क्रूटिनी भी हो सकता है। स्क्रूटिनी होने के बाद वहां पे जो अभी हमने बताया कि एक्सेप्टेंस हो सकता है या फिर रिजेक्शन होगा, और रिजेक्शन विथ रीजंस अगर देना है तो स्टेट गवर्नमेंट को भी रिस्ट्रिक्शंस है कि विद इन 30 डेज इनको ये रीजंस बताने होंगे। और फिर जो लास्ट या फाइनल डिसीजन जो होगा तो चीफ इंस्पेक्टर फाइनलाइज करेगा एज अ स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव कि यहाँ पे किस लोगों को या किस फर्म को आपको एज अ सेफ्टी ऑडिटर सैंक्शन करना है। तो ये डिसीजंस आपको विद इन 45 डेज लेने होंगे। फिर 6(2)(d) में जो है तो वो फॉर्म सी रिलेटेड है जो सर्टिफिकेट ओरिएंटेड है। तो अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो ये सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज होने के लिए फॉर्म सी थ्रू आपको एप्लीकेशन करना होगा विद इन 50 डेज। और फिर उसके बाद में सेफ्टी ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है वो वहां पे आपको मेंशन की गई। जैसे आपको सेफ्टी ऑडिटर को लॉग बुक मेंटेन करना है, तो लॉग बुक में आपको मेंशन करना है कि हम किस इंडस्ट्रीज में या किस फैक्ट्रीज को सेफ्टी ऑडिट के लिए गए थे, वहां का कंपनी का एड्रेस क्या है, वहां पे जो फैक्ट्री थी वो पर्सन जो फेस कर रहा है उसके डिटेल्स क्या है, कॉन्टैक्ट पर्सन कौन था, या फिर जो ऑडिट्स में जो डिटेल रिजल्ट्स आए या कंक्लूजन्स आए तो उसके जो पॉइंट्स है उसका सबमिशन आपको करना होगा। ऑक्यूपायर को भी आपको सबमिट करना है और डिश ऑफिस को भी करना है, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ, तो ये दोनों को सबमिट करना है। फिर उससे आपको पता चल सकता है कि यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स आपको फोकस करने हैं और फिर आपको एग्जीक्यूशन के लिए प्लानिंग करना होगा और फिर ये डिश ऑफिस भी बाद में वेरीफाई कर सकता है। फिर अगर सेफ्टी ऑडिट अगर उन्होंने कंडक्ट नहीं किया या फिर पर्सन ने कुछ यहाँ पे इशू किया तो आपको भी क्लियर होना चाहिए कि फैक्ट्री वालों को भी क्लियर होना चाहिए कि डिश ऑफिस ने किस लोगों को सेफ्टी ऑडिटर का सैंक्शनिंग किया है, किसी को एक्सेप्ट किया है, तो उसका लिस्ट भी आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर सेफ्टी ऑडिट कंडक्ट नहीं होता है या फिर यहाँ पे किस रीजन से ये प्रॉब्लम आते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ ऑक्यूपायर या पार्टनर या डायरेक्टर या मैनेजर ये मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, तो अगर उनके कोई फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स ये सेफ्टी ऑडिटर होंगे तो वो एक्चुअली सेफ्टी ऑडिटर यहाँ पे सेफ्टी ऑडिट कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक्चुअली एक क्लॉज है जहाँ पे ये गाइडलाइन दी गई है। तो जहां पर भी आप फैक्ट्री में जा रहे हैं अगर उसका कोई ऑक्यूपायर, पार्टनर, डायरेक्टर या मैनेजर ये सेफ्टी ऑडिटर का रिलेटिव होगा तो वहां पे सेफ्टी ऑडिटर सब्स्टिट्यूट होगा और फिर उसके बाद में सेफ्टी ऑडिटर वहां पे कंडक्ट हो सकता है। जो भी आपने इंफॉर्मेशन यहाँ पे फैक्ट्री से ली है एज अ सेफ्टी ऑडिटर, तो कुछ कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के लिए आपको ये सेफ्टी ऑडिट कंडक्ट करना है, लेकिन जो भी आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसको आप लीक नहीं कर सकते। तो ये दूसरे लोगों को ये डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए कि मैंने एग्जैक्ट वो फैक्ट्री में प्रोसेस क्या देखी है, वहां पे क्या केमिकल्स यूज किए हैं या फिर क्या अलग अलग मटेरियल्स मैंने यूज किए हैं, वहां पे क्या प्रॉब्लम्स थे और अभी उस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है। तो जो भी आपको इंफॉर्मेशन देनी है वो ऑक्यूपायर को देनी है और फिर वहां पे जो भी इंप्रूवमेंट होंगे उसके बेसिस पे आपको जो एक्सीडेंट्स अवॉइड करना है ये आपका मेजर इंटेंशन होना चाहिए। तो इसके रिलेटेड आपको ये स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस है कि एज ए सेफ्टी ऑडिटर आपको ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। तो जो भी सेफ्टी ऑडिटर होगा तो उनके ओरिएंटेड अगर कुछ इश्यूज होंगे तो फैक्ट्री भी वहां पे ऑब्जेक्शन ले सकती है। बाद में है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में जो रिकॉग्निशन ग्रांट की है तो वो नॉर्मली 3 साल के लिए वैलिड होती है। तो जो भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि एज ए सेफ्टी ऑडिटर आप काम कर सकते हैं और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये कंडीशंस है, ये कंडीशंस तहत आप ये काम कर सकते हैं, तो नॉर्मली ये 3 साल के लिए वैलिड होता है। 3 साल के बाद में आपको रिन्यूअल कंपल्सरी है या फिर आपको दूसरे कुछ ऑप्शंस अगर आपको करना है, डिसकंटिन्यू करना है
और आपको इंडिविजुअल लेवल पे आपको अगर इंटरनल सेफ्टी ऑडिट वगैरह करने हैं या कंसल्टेंसी करनी है तो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर जो एप्लीकेंट एलिजिबल नहीं होते हैं तो उसके लिए नॉर्मली क्या क्या रीजंस होते हैं, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हैज रिवोक सच रिकॉग्निशन। तो ये क्या क्या कंडीशंस हैं जहां पे ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि ही हैज नॉट कैरिड आउट एटलीस्ट 3 सेफ्टी ऑडिट। तो जो गवर्नमेंट थ्रू सेफ्टी ऑडिटर बन रहा है या फिर उसको रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं, अगर वो सेफ्टी ऑडिटर ने या पर्सन ने एटलीस्ट पहले 3 सेफ्टी ऑडिट ही नहीं किए होंगे तो भी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो यहाँ पे इसलिए कम से कम हर सेफ्टी ऑडिटर ने 2 साल में कम से कम 3 सेफ्टी ऑडिट करने चाहिए, ये नेसेसरी कंडीशन वहां पे रखी, क्योंकि हर साल या 2 साल में जो भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते हैं उसके थ्रू आपका नॉलेज और आपका ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस बढ़ना चाहिए और उसके बेसिस पे ही आपको फैक्ट्री को अलग अलग सॉल्यूशंस देनी चाहिए। इसके लिए ये नेसेसरी कंडीशन है। फिर इसमें जो भी मार्क्स आते हैं, जैसे वहां पे कुछ प्रोसीजर्स है, तो आउट ऑफ 100 के हिसाब से आपको मिनिमम 70 मार्क्स का परफॉर्मेंस यहाँ पे होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आता है। तो अगर यहाँ पे जो पर्सन्स होते हैं नॉर्मली एडिशनल या जॉइंट डायरेक्टर होंगे तो वो आपको रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई कंप्लेन होती है या फिर आपका कोई इश्यू होता है, किसी ने आपके ऊपर भी कंप्लेन की होगी, या फिर कोई फैटल एक्सीडेंट्स होता है या फिर डेंजरस ऑकरेंस कंडीशन यहाँ पे आती है, या फिर आपके ऑडिट के डेट्स के रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं और ऐसी का अगर कुछ कंडीशंस होती है तो शायद डिश ऑफिसर्स या फिर डिश रिप्रेजेंटेटिव्स एज अ सेफ्टी ऑडिटर का जो आपका सर्टिफिकेट है वो भी कैंसिल कर सकते हैं या फिर रिन्यूअल के टाइम वो रिन्यू नहीं करेंगे। तो ये भी डिपेंड्स है कि कंडीशंस आपने क्या किए हैं, अभी तक आपने सेफ्टी ऑडिट कंडक्ट किए हैं, उसके रिजल्ट या कंक्लूजन्स क्या है। और डिश ऑफिसर्स फैक्ट्रीज को भी पूछते हैं कि सेफ्टी ऑडिटर कैसा था, उसका नॉलेज लेवल क्या था, एक्सपीरियंस क्या था, उसने आपको क्या क्या रिकमेंड किया है, वैलिड रिकमेंडेशंस क्या है, और आपकी सेफ्टी ऑडिटर के बारे में भी कुछ कंप्लेंट्स है या नहीं। तो ये 2 वे कम्युनिकेशन होता है। तो डिश ऑफिसर्स फैक्ट्री को भी पूछेंगे और सेफ्टी ऑडिटर को भी पूछेंगे। तो ये सेफ्टी ऑडिटर ने टाइमली सबमिशन किया है या नहीं, ये सेफ्टी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे ही आपका सेफ्टी ऑडिट हो जाता है तो सेफ्टी ऑडिट का डेट, उसका इंटीमेशन, उसका प्लानिंग और कैरी होने के बाद फिर उसका जो सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट होता है, ये सबमिशन आपको ऑक्यूपायर को भी करना है और डिश ऑफिसर्स को भी आपको करना है। ये सेफ्टी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इन केस वहां पे ऐसे कुछ हजार्ड्स होते हैं जहां पे आपको इमीडिएटली आपको इंटीमेट करना चाहिए, तो ये इमीडिएट जो इंटीमेशन होता है वो भी आपको सेफ्टी ऑडिटर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑक्यूपायर एज वेल एज डिश ऑफिसर्स को आपको ये सबमिट करना है कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर हजार्ड है, आपको इसको इमीडिएटली ये हैंडल करना होगा, कंट्रोल करना होगा। अगर इसमें कुछ जो भी आपको गाइडलाइंस दी गई है यहाँ पे कोई वायोलेशन होता है, तो जैसे अगर हमने बात कही थी कि जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है फैक्ट्री में से तो उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, अगर किसी ने डिस्क्लोज की तो भी वहां पे डिश ऑफिसर्स आपका जो सर्टिफिकेट है वो कैंसिल कर सकते हैं। इनकेस अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है डिटेल इंफॉर्मेशन या सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट में या एक्चुअल फैक्ट्स में, जैसे कि अगर एक्चुअल फैक्ट्स में दिखाई देता है कि यहाँ पे ये प्रोविजन है, लेकिन अगर सेफ्टी ऑडिटर ने उन्हें वहां पे बताया कि ये डिस्क्रिपेंसी है, तो यहाँ पर डायरेक्टरेट इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेल्थ जो ऑफिस है वो भी एक्शन आपके सेफ्टी ऑडिटर के ऊपर भी ले सकता है। जो फेक डेटा या फैक्चुअल डेटा अगर नहीं होगा तो भी आपका सर्टिफिकेट लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। उसके अलावा जो हेल्थ एंड फिटनेस का जो स्टेटस है वो सेफ्टी ऑडिटर का, उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर इसीलिए कहीं पे एज रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं और कहीं पे मेडिकल टेस्ट भी होते हैं और उसके बाद में ही आपको परमिशन दी जाती है। उसके अलावा जो इंफॉर्मेशन के बारे में हमने बात की, ये भी पॉइंट है यहाँ पे 7, और फिर 8 पॉइंट है, और फिर 9 पॉइंट है रिकमेंडेशंस और सजेशंस। तो सेफ्टी ऑडिट के बाद में सेफ्टी ऑडिटर का जो एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन के उसके बेसिस पे
जो ऑक्यूपायर है उनको ये रिकमेंडेशंस कुछ देने चाहिए, कुछ सजेशंस देने चाहिए, और ये सजेशंस या आइडियाज जो होंगे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए भी आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, इसके लिए भी आप डिटेल इंफॉर्मेशन उनको दे सकते हैं। तो ये सभी बातें जो है ये ऑडिट रिपोर्ट में भी होनी चाहिए। और फिर ये चीफ इंस्पेक्टर यहाँ पे सेफ्टी ऑडिटर का परफॉर्मेंस देखेगा कि ये 2 साल में इन्होंने क्या क्या किया। अगर सेफ्टी ऑडिटर का परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो चीफ इंस्पेक्टर ये सेफ्टी ऑडिटर को डिसकंटिन्यू कर सकता है, या फिर अभी जो सर्टिफिकेट मिला है वो भी वहां पे रिजेक्ट कर सकता है या फिर कैंसिल कर सकता है। तो ये बहुत सारे ऐसी बातें हैं तो जिनको अलग अलग वेटेज दिया गया है, और उसके बेसिस पे भी ये आपको 100 मार्क्स होते हैं। और फिर सेफ्टी इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर, या आउट ऑफ 100 मार्क्स अगर 70+ मार्क्स वो सेफ्टी ऑडिटर को मिल जाते हैं तो उसके बेसिस पे वो कंटिन्यू हो जाएगा। अगर वो नहीं मिल पाते हैं, कोई कंप्लेंट्स है या मार्क्स का इश्यूज है या फिर और कुछ फैक्चुअल डेटा क्लियर नहीं है, तो उसके बेसिस पे उनको राइट्स है कि ये जो सर्टिफिकेट ये डिसकंटिन्यू करें। तो सेफ्टी ऑडिटर वहां पे चेंज हो सकता है। तो ये कोई भी जो रूल्स यहाँ पे दिए हैं इसमें अगर कहीं पर भी वायलेशन होता है तो सेफ्टी ऑडिटर का जो अनसेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स है उसके बेसिस पे भी चीफ इंस्पेक्टर उसको जो उनका पहले सर्टिफिकेशन दिया है वो कैंसिल करवा सकता है। तो ऐसे ही कुछ सिमिलर रीजंस जो होंगे जो एटलीस्ट यहाँ पे लिस्ट आउट नहीं होंगे तो वो भी रीजंस के बेसिस पे भी कैंसिलेशन हो सकता है, ये भी चीफ सेफ्टी इंस्पेक्टर का राइट होगा। 7th रूल है जहां पे ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री और सेफ्टी ऑडिटर ये दोनों को इन्फॉर्म करना है कि डिश ऑफिस में आपको 15 डेज के अंदर आपको ये कंफर्म करना है कि आपके यहाँ पे सेफ्टी ऑडिट कौन सा होने वाला है, कब होने वाला है, कौन कंडक्ट करने वाला है, और आपका जो एज अ ऑक्यूपायर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि फैक्ट्री को आपको उस हिसाब से रेडी करना है, और फिर बाद में सेफ्टी ऑडिटर को कंसर्न करके उसका फाइनल अगर डेट होता है तो ये दोनों का जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग फाइनल होगा उसके बाद में आपको डिश ऑफिस को बताना है कि ये आने वाले 15 दिन के अंदर ये पर्टिकुलर डेट या टाइम में ये सेफ्टी ऑडिटर यहाँ पे ये सेफ्टी ऑडिट कंडक्ट करने वाला है, और फिर वो आपको अप्रूवल देंगे कि आप ये कर सकते हैं, और फिर आपका सेफ्टी ऑडिट कंटिन्यू हो सकता है। तो सेफ्टी ऑडिटर को कम से कम 1 महीने में ये जो डेट दिया है या फिर टेंटेटिव डेट्स देते हैं या फिर उसमें अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो जो भी प्लस माइनस होगा तो विद इन 1 मंथ में आपको ये परफॉर्म करना है, और ऑक्यूपायर को भी ये कन्वे करना है। अगर इनकेस कोई चेंज होता है डेट में या टाइमिंग में तो कम्युनिकेट करके बाद में जैसे ही सेफ्टी ऑडिट कंप्लीट होगा उसके बाद में 1 महीने के अंदर आपको ये रिपोर्ट डिटेल में सबमिट करना है। तो ये जो रिपोर्ट होता है जिसको हम सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं, तो ये सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट विद इन 1 मंथ में आपके जो सबमिट करना है तो उसके गाइडलाइंस शेड्यूल 2 में दिए गए। तो यहाँ पे शेड्यूल 1 और जो 2 है तो 2 जो आपका है सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या होने चाहिए, सेफ्टी ऑडिटर ने किस एलिमेंट्स के बेसिस पे ये रिपोर्ट सबमिट करना है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी। तो यहाँ पे सेफ्टी ऑडिट का जब प्रोसीजर चला होता है तो यहाँ पे अलग अलग जो हजार्ड्स यहाँ पे फाइंड आउट होते हैं या फिर डेंजरस सिचुएशंस या डेंजरस ऑपरेशंस जो फाइंड आउट होते हैं, या फिर कुछ एक्सीडेंट के कॉजेस यहाँ पे फाइंड आउट होते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि यहाँ पर इमीडिएट कम्युनिकेट होना चाहिए तो यहाँ पर आप ऑक्यूपायर को डायरेक्टली रिटर्न में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, ओरल में कम्युनिकेट कर सकते हैं कि आपको ये नेसेसरी स्टेप इमीडिएटली लेना चाहिए। तो ये जब इमीडिएट कम्युनिकेशन जो होता है वो डायरेक्टली आप ऑक्यूपायर को बता सकते हैं, और फिर वो आपको एज इंफॉर्मेशन डिश ऑफिस को भी बता सकते हैं। उसके अलावा ऑडिट कंप्लीट होने के बाद कुछ टाइम ड्यूरेशन में आपको करेक्टिव एक्शंस भी क्या क्या लेनी चाहिए इसके बारे में भी जो सेफ्टी ऑडिटर है वो ऑक्यूपायर को बताएगा और उसको एक पर्टिकुलर टारगेट भी देगा।
फिर है 9th रूल, तो जहां पे ऑक्यूपायर का भी क्या ड्यूटी है, तो विद इन 30 डेज जब सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट होता है तो शेड्यूल 2 के हिसाब से जो अभी हमने बात की, सेफ्टी ऑडिटर उस हिसाब से सबमिट करेगा। तो यहाँ पे जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है या फिर जो रिकमेंडेशन या सजेशन है सेफ्टी ऑडिटर थ्रू, उन्होंने आपने क्या क्या एक्शन लिया है उनके बेसिस पे, तो वो आपको रिपोर्ट सबमिट करना है एज अ ऑक्यूपायर। तो यहाँ पे ऑक्यूपायर का भी ड्यूटी है कि अभी सेफ्टी ऑडिटर ने ये हमको रिकमेंडेशन दिए थे, सजेशंस दिए थे या फिर एक्शन क्या लेनी चाहिए इसके बारे में गाइडलाइंस दिए थे, तो अभी डिश ऑफिस को अभी हमने ये सबमिट करना है कि अभी हमने ये रिकमेंडेशन सजेशंस के बेसिस पे ये एक्शन लिया है, उसका डिटेल रिपोर्ट आपको सबमिट होते जा रहा है। फिर है 10th रूल। 10th रूल में जो ऑडिट अगर रूल 4 के हिसाब से अगर नहीं कंडक्ट होता है तो यहाँ पे आपको दूसरे ऑडिट के ऑप्शंस ढूंढने होंगे, या फिर इन केस अगर यहाँ पे कुछ ऐसी एक्शन होगी जैसे कोई मेजर एक्सीडेंट्स होता है या फिर कोई इश्यू होता है तो आपको री ऑडिट भी करना चाहिए। इनकेस यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्शनेबल बातें भी हो सकती है, ऑडिटर भी कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे सकता है, तो जो भी इश्यू होगा अगर उसके बाद में अगर ऐसा डिसीजन होता है कि आपको री ऑडिट करना है तो री ऑडिट आपको 30 डेज के अंदर ही ये कंप्लीट करना है। तो इसके लिए आपको प्रोविजन जो है रूल नंबर 4, 8 और 9 जो है, ये 9 के अंदर आपको गाइडलाइंस मिल जाएंगी और उसके बेसिस पे आप ये री ऑडिट कंडक्ट कर सकते हैं। इसमें 10A जो था, जैसे अभी हमने बात की थी कि अगर एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट की केस है, जो अभी हमने सीमा रूल 2003 के हिसाब से रूल 2 में जो बात कही थी, जो हजार्डस केमिकल ओरिएंटेड रहती है, तो यहाँ पर अगर मेजर एक्सीडेंट होता है तो ये स्पेसिफिक प्रोविजन है कि आपको री ऑडिट करना नेसेसरी है। तो विद इन 30 डेज आपको ये कंप्लीट करके लेना है और उसके बाद में जब फैक्ट्री को रिस्टार्ट करना है तो रिस्टार्ट करने के लिए पहले आपको री ऑडिटर, जब री ऑडिटर बताएगा कि आपको ये परमिशन है तभी आप ये रिस्टार्ट कर सकते हैं, तब तक आपको ये फैक्ट्री रिस्टार्ट नहीं कर सकते अगर ये मेजर एक्सीडेंट की केस है। तो मेजर एक्सीडेंट के बारे में अभी हमने MH यूनिट MH प्रेजेंटेशन देखा था, उसके बारे में फैक्ट्री एक्ट, MSIC रूल और सीमा रूल भी देखा था। उसके ओरिएंटेड अगर ये मेजर एक्सीडेंट केस है तो आपको री ऑडिट करना नेसेसरी है। फिर रूल 11 है, जो एग्जाम्पशंस की केसेस होती है, तो ये एग्जाम्पशंस क्या हो सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर प्लस माइनस आपको करनी है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ अथॉरिटी है कि कहाँ पे एग्जाम्पशन हो सकता है, कहाँ पे एग्जाम्पशन नहीं होगा, उसका रीजन क्या होगा, और जो फ्रीक्वेंसी है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, वो फ्रीक्वेंसी भी आप डिसाइड कर सकते हैं। तो जहाँ पे ये स्पेशली यूजेस या स्टोरेज हैंडलिंग जो होता है हजार्डस केमिकल्स का, तो यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 4-5 सालों में इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, यहाँ पे कोई मेजर एक्सीडेंट्स नहीं होता है, या फिर जो प्रोडक्शन या उसका जो कंटिन्यूएशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे हजार्ड्स बहुत कम है, तो आप एज अ स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि इनका फ्रीक्वेंसी कितना रखना है। तो ये अगर स्पेशल केस होगी, एक्सेप्शनल केस होगी, तभी फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है, या फिर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होगी तभी ये एग्जाम्पशन मिलेगा। अदरवाइज आपको ये जो भी 10 तक ये जो रूल्स है ये आपको कंटिन्यू फॉलो करनी होगी। तो ये थे ओवरऑल 11 रूल्स जो सेफ्टी ऑडिट रूल में थे। तो यहाँ पे जैसे हमने बताया था कि यहाँ पे 2 शेड्यूल्स है, उसमें से एक शेड्यूल जो है वो सेफ्टी ऑडिटर के बारे में, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बारे में बताएगा, और जो सेफ्टी शेड्यूल 2 जो है वो सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट्स के बारे में बताएगा। तो यहाँ पे ये शेड्यूल 1 है। शेड्यूल 1 में यहाँ पे क्लियर मेंशन किया है कि इसमें जो सेफ्टी ऑडिटर होगा वो सेफ्टी ऑडिटर का क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि अगर वो पर्सन का डिग्री केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से है और उसका 5 ईयर एक्सपीरियंस है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, मेंटेनेंस हो, डिजाइन, प्रोजेक्ट या सेफ्टी डिपार्टमेंट, या फिर जो भी अबव कैपेसिटीज फैक्ट्री की होगी उसके ओरिएंटेड होगा,
तो वो यहाँ पे सेफ्टी ऑडिटर बन सकता है। सेकंड जो कंडीशन है, और कंडीशन, अगर आपका डिप्लोमा है केमिकल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल या प्रोडक्शन ब्रांच में, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, और आपका एक्सपीरियंस अगर 7 इयर्स का है, जो स्पेशली बातें कही थी हमने, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, डिजाइन, प्रोजेक्ट, सेफ्टी डिपार्टमेंट या इक्विवेलेंट, या फिर अगर आपका डिग्री है बीएससी यानी कि बैचलर ऑफ साइंस फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में, या कॉम्बिनेशन हो सकता है, और अगर आपका एक्सपीरियंस 10 इयर्स का है ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स में या मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसके साथ आपको ये 1 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा जो है इंडस्ट्रियल सेफ्टी ओरिएंटेड रिकॉग्नाइज बोर्ड से, जैसे अभी यहाँ पे बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र स्टेट के लिए है, इसलिए इसको हम MSBTE कहते हैं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन मुंबई। तो ये MSBTE के जो डिप्लोमा है ये यहाँ पे कंपलसरी है। तो इसीलिए ये अभी अगर आप देखेंगे 2014 के पहले ये नेसेसरी या कंपलसरी कंडीशन नहीं थी, लेकिन अभी महाराष्ट्र स्टेट के लिए अगर आपने MSBTE बोर्ड का अगर आपने ये एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी किया होगा, और उसके साथ अगर आपका BSc हो सकता है प्लस 10 इयर्स एक्सपीरियंस, या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग प्लस 7 इयर्स एक्सपीरियंस, या फिर डिग्री इंजीनियरिंग प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस होता, तो आप यहाँ पे सेफ्टी ऑडिटर बन सकते हैं। तो इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसके अलावा अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो 15 इयर्स का अगर एक्सपीरियंस आपका रहेगा, और आप अगर फैक्ट्री इंस्पेक्टरेट या फिर डिश ऑफिस में काम करने वाले हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पशन हो सकता है। तो ये मिनिमम कंडीशंस थी कि मिनिमम यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर अगर ये MSBTE का डिप्लोमा हो सकता है, या फिर अगर AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, या फिर कोई UGC रिकॉग्नाइज बॉडी होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हो सकती है, वहां पर भी आप डिप्लोमा जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी का है वहां से भी पास हो सकते हैं। तो ये नॉर्मली सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट या रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट जैसे इंस्टीट्यूट से, वहां से भी अगर आपने डिप्लोमा किया तो ये इक्विवेलेंट टू MSBTE ADIS कोर्स है। इसको ये और कंडीशन है कि अगर आपका डिग्री या डिप्लोमा है और आपका 15 इयर्स एक्सपीरियंस है, तो 15 इयर्स एक्सपीरियंस कहाँ से, फैक्ट्री इंस्पेक्टरेट या डिश ऑफिस, उसमें भी आपको एग्जाम्पशन मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर ये एक्सपीरियंस आपको DG फासली से होगा, या फिर RLI से होगा, या फिर NSC से होगा एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर, या फिर डेप्यूटी डायरेक्टर या डायरेक्टर पोस्ट से, तो भी आप सेफ्टी ऑडिटर बन सकते हैं। यानी ये डिफरेंट क्राइटेरियाज है ये सेफ्टी ऑडिटर बनने के लिए, कि अगर आपका सिर्फ डिग्री या डिप्लोमा है और आपका इंडस्ट्रियल सेफ्टी का कोर्स नहीं हुआ है, तो आपको 15 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस नॉर्मली प्रेफर किया जाएगा फैक्ट्री इंस्पेक्टर या डिश ऑफिस में से। अगर आपका DG फासली या NSC से एक्सपीरियंस है और आपका पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर या डायरेक्टर का एक्सपीरियंस है, तो आपको 5 इयर्स एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी आपको सेफ्टी ऑडिटर के लिए आप एलिजिबल है। लेकिन अगर आप डिग्री इंजीनियरिंग है इस ब्रांचेस में से, तो आपको 5 इयर्स एक्सपीरियंस कंपलसरी प्लस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी कंपलसरी है। अगर आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग है और 7 इयर्स एक्सपीरियंस है और इंडस्ट्रियल सेफ्टी का डिप्लोमा है, तो भी आप एलिजिबल है। या फिर आपका जो BSc क्वालिफिकेशन है और 10 इयर्स एक्सपीरियंस है और डिप्लोमा है, तो भी आप एलिजिबल है। तो ये अलग अलग एकेडमिक क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस यहाँ पे क्लियरली मेंशन किए हैं विथ रेफरेंस टू रूल 5 इन शेड्यूल 1। तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया की जो हमने बात कही थी कि कुछ सेफ्टी ऑडिट कंडक्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक फिजिकल फिटनेस या मेडिकल ट्रीटमेंट थ्रू भी आपको जाना पड़ेगा, मेडिकल टेस्ट से थ्रू करना पड़ेगा। तो एज ऑफ एप्लीकेंट जो है मैक्सिमम 61 है, यानी कि अगर मोर देन 62 इयर्स होते हैं तो यहाँ पे आप एज फॉरेस्ट सेफ्टी ऑडिटर यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। अगर आपको
62 इयर्स का होने के बावजूद आपको सेफ्टी ऑडिटर आपको करना है या सेफ्टी ऑडिटर का क्वालिफिकेशन कंप्लीट करना है, तो इसके लिए जो फिजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है वो आपको लेना होगा। और उसके बाद में फिर ये सर्टिफाइंग सर्जन का जो सर्टिफिकेट होगा उसके बेसिस पे चीफ सेफ्टी इंस्पेक्टर ये डिसीजन ले सकता है कि आपका एज ज्यादा है फिर भी आप फिजिकली फिट है और आप सेफ्टी ऑडिट कंडक्ट कर सकते हैं, तो उसके बेसिस पे भी आपको सेफ्टी ऑडिटर बनाया जा सकता है। तो जो भी यहाँ पे इंटरेस्टेड कैंडिडेट से सबसे पहले उनको ये शेड्यूल 1 देखना चाहिए और फिर उसके बेसिस पे आप एलिजिबल है या नहीं और फिर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड शेड्यूल है जो रूल नंबर 8 और 9 के रेफरेंस थ्रू है, जिसको हमने बताया था कि सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट आपको सबमिट करना है। तो ये सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट के जो कंटेंट्स है, ये कंटेंट्स के बारे में यहाँ पे गाइडलाइन है। जैसे यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ द फैक्ट्री है, नेम ऑफ द ऑक्यूपायर है, डेट ऑफ ऑडिट, लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स विद मैक्सिमम स्टोरेज क्वांटिटी, लिस्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, मैक्सिमम स्टोरेज क्वांटिटी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्लो चार्ट, जैसे यहाँ पे नॉर्मली रॉ मटेरियल टू फाइनल प्रोडक्ट, तो यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस या इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, तो ये अलग अलग फ्लो चार्ट थ्रू भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। इसमें ब्लॉक डायग्राम हो सकती है या फिर प्रोसेस फ्लो डायग्राम हो सकती है या फिर यूटिलिटी लाइन डायग्राम हो सकती है या फिर प्रोसेस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लाइन डायग्राम हो सकती है। तो ये अलग अलग डायग्राम्स का यूटिलाइजेशन करके आपको ओवरऑल फ्लो क्लियर होनी चाहिए, इस हिसाब से आपको ये इंफॉर्मेशन देना है। जैसे अभी हमने ये प्रोसेस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम के बारे में भी बात की है, ये स्पेशली केमिकल इंडस्ट्रीज में या केमिकल फैक्ट्रीज के लिए नेसेसरी है, क्योंकि 35% पार्ट केमिकल इंडस्ट्रीज का ये पाइपिंग ओरिएंटेड ही रहता है, इसलिए ये पीआई डायग्राम होने के लिए कंपलसरी होगी। फिर ये सेफ्टी ऑडिटर का नेम, सर्टिफिकेट नंबर और उसके जो साथ में जो पर्सन्स आते हैं उनके भी डिटेल्स आपको यहाँ पे देने होंगे। उसके अलावा जो सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट होगा, जो अभी हमने बात कही थी कि IS 14489 के हिसाब से ही ये ऑडिट कंडक्ट होना चाहिए, तो उसी ओरिएंटेड सेफ्टी ऑडिट का जो रिपोर्ट बनता है उसके लिए भी गाइडलाइन उन्होंने दिए हैं IS 14489 में, तो उसके ओरिएंटेड भी आपको ये कंटेंट्स यहाँ पे डिटेल्स में देने हैं। जैसे यहाँ पे रेलेवेंट टाइम भी होगा या फिर लेटेस्ट जो डेट होगी वो भी आपको मेंशन करना है। और फिर यहाँ पे सिग्नेचर होगी कि सेफ्टी ऑडिटर की सिग्नेचर वो पर्सन इंडिविजुअल लेवल पे आप यहाँ पे काम कर रहा है या फिर कोई इंस्टीट्यूशंस का रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, तो वो भी डिटेल आपको यहाँ पे देने होंगे कि आप एज इंडिविजुअल सेफ्टी ऑडिटर काम कर रहे हैं या फिर इंस्टीट्यूशन थ्रू भी काम कर रहे हैं। और उसके बाद में ये आपको, जैसे हम ऑक्यूपायर का जो सिग्नेचर होता है, तो ये ऑक्यूपायर का अंडरटेकिंग है कि ऑक्यूपायर अंडरटेक टू सबमिट द एक्शन टेकन रिपोर्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सेफ्टी ऑडिट ऑन और बिफोर। तो ये सेफ्टी ऑडिटर ने जो इनको रिकमेंड किया है ये सभी बातें और उसका जो पर्टिकुलर फाइनल डेट होगा वो डेट यहाँ पे मेंशन होगा। अगर ये 3 मंथ्स पीरियड है तो 3 मंथ्स का डेट यहाँ पे मेंशन होगा कि 3 महीने के अंदर हम एक्शन लेंगे और उसका एक्शन टेकन रिपोर्ट आपको ये सबमिट करेगा, ऐसा ये अंडरटेकिंग ऑक्यूपायर देगा। तो ये डिटेल सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट सेफ्टी ऑडिटर देगा और फिर उस पे एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या होगा, जो सजेशंस रिकमेंडेशंस जो सेफ्टी ऑडिटर ने दिए उसके बेसिस पे ऑक्यूपायर उसका अंडरटेकिंग देगा। तो ये शेड्यूल 2 में सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है या प्रोफार्मा जिसको हम कहते हैं, तो ये प्रोफार्मा यहाँ पे दिया है। अभी तक हमने बात की थी 11 रूल्स सेफ्टी ऑडिट 2014 के, उसके अलावा 2 शेड्यूल्स की बात की थी और अभी जो हमने बात की थी कि फॉर्म ए, फॉर्म बी और फॉर्म सी। तो फॉर्म ए में एग्जैक्ट क्या है, तो फॉर्म ए में यहाँ पे जो बात होती है वो है सेफ्टी ऑडिटर का जो रिकॉग्निशन होगा, सर्टिफिकेट मिलने के पहले ये एप्लीकेशन करना पड़ता है वो रिकॉग्निशन के लिए, या फिर अगर आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर होता है तो उसके लिए रिन्यूअल के लिए। तो यहाँ पे एप्लीकेशन में आपको एप्लीकेंट का जो लेटेस्ट फोटोग्राफ है और जो साइन है वो आपको देनी है और फिर उसके डिटेल्स भरने हैं कि नेम ऑफ एप्लीकेंट क्या होगा, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और एज, परमानेंट एड्रेस और जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स और ईमेल,
ये सभी डिटेल्स आपके कॉन्टैक्ट्स के लिए आपको एज ए इंडिविजुअल, आपको अगर सेफ्टी ऑडिटर बनना है तो एज ए इंडिविजुअल के लिए ये जो है ये है फॉर्म ए विथ रेफरेंस टू रूल नंबर 6(1). अगर फॉर सेफ्टी ऑडिटर आपको ये डिटेल्स देने हैं इंडिविजुअल के लिए, तो यहाँ पे एडिशनल आपको क्वालिफिकेशन जो है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देना होगा। अगर आपकी डिग्री है या फिर डिप्लोमा है किसी इंस्टीट्यूशन से या किसी यूनिवर्सिटी से है, कंप्लीशन का ईयर क्या है। उसके अलावा है टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो सेफ्टी ओरिएंटेड है, जैसे अभी हमने बात की थी कि डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, जैसे महाराष्ट्र स्टेट में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी। अगर आप सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो CLI मुंबई का, अगर आपने रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट से किया है तो वो डिप्लोमा। तो ये रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज या बोर्ड थ्रू आपने ये डिप्लोमा किया है, उसके डिटेल्स आपको यहाँ पे देने हैं। उसके अलावा जो वर्क एक्सपीरियंस होगा, तो जैसे अभी हमने शेड्यूल 1 में डिटेल में देखा था कि आपको मिनिमम एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेसिस पे आपको ये डिटेल्स यहाँ पे भरने हैं कि आपका एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयर कौन था, उसके डिटेल्स, उसका डेजिग्नेशन क्या था उस टाइम आपका, और जो नेचर ऑफ वर्क है वो क्या था, उसके डिटेल्स भी भरने हैं। फिर यहाँ पे आपको जो अगर रिन्यूअल करना है तो रिन्यूअल के लिए आपको रिकॉग्निशन देना है। तो पहले आपका जो पहला सर्टिफिकेट था वो सर्टिफिकेट का नंबर और डेट अगर आपको रिन्यू करना है तो उसके लिए ये वैलिड है। अगर आपका ये फर्स्ट टाइम है रिकॉग्निशन के लिए आप अगर करने होगा तो ये आपको सर्टिफिकेट नंबर और डेट नॉट एप्लीकेबल होगा। और फिर ये डिक्लेरेशन आप दे रहे हैं कि ये जो मैंने अभी तक इंफॉर्मेशन दी है ये करेक्ट है, और स्टेट गवर्नमेंट में एज ए स्टेट गवर्नमेंट मेरा जो सर्टिफिकेट ये कभी भी कैंसिल कर सकता है। तो जो भी कैंसिलेशन की हमने कंडीशन बताई थी कि अगर आपने डिस्क्लोज किया इंफॉर्मेशन या फिर रॉन्ग प्रैक्टिसेस की है या फिर फेक डेटा दिया है, फैक्चुअल डेटा नहीं दिया है, या फिर आपको जो गाइडलाइंस दी गई है उसके हिसाब से आपने अगर ये सेफ्टी ऑडिट कंडक्ट नहीं किया है, या फिर विद इन टाइम आपने सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं किया है, या फिर किसी ने आपके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया है और वो वैलिड ऑब्जेक्शन है, तो ऐसे केसेस में सर्टिफिकेट कैंसिलेशन के चांसेस है। तो ये डिक्लेरेशन होता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट को राइट्स है, ये कभी भी आप जो रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट होता है या फिर रिन्यूअल सर्टिफिकेट होता है ये आप कैंसिल कर सकते हैं। अगर इनकेस ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे ये कैंसिलेशन का या रिवोकेशन का ऑर्डर नंबर और उसका जो पीरियड है वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। इनकेस ऐसा अगर पहले हो चुका है तो अगर बाकी के जो पॉइंट्स है जैसे यहाँ पे सी पॉइंट्स है कि अगर ये सेफ्टी ऑडिट जो भी आपने कंडक्ट किए हैं लास्ट 2 साल में, यहाँ पे जो मिनिमम कंडीशन हमने बताई थी कि दो साल में कम से कम 3 सेफ्टी ऑडिट आपको कंडक्ट करने हैं, तो ये आपने ये कंडक्ट किए हैं और फिर जहां पर कंडक्ट किए हैं तो उसके डिटेल्स क्या है ये भी आपको देना होगी। और उसके अलावा आपको ये बताना है कि ये जो मैंने इंफॉर्मेशन फिलअप की है यहाँ पे फर्निश की है तो ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है। अगर इसमें कुछ इश्यूज आते हैं तो आप सर्टिफिकेट मेरा कैंसिल कर सकते हैं। इसकी डिटेल भर के आपको सिग्नेचर यहाँ पे करना है और आपका नाम यहाँ पे डिटेल मेरा देना है। तो ये था फॉर्म ए एज अ इंडिविजुअल रिकॉग्निशन फॉर द सर्टिफिकेट और अ रिन्यूअल फॉर द सर्टिफिकेशन। अभी यहाँ पे जो सेकंड फॉर्म है वो फॉर्म रूल नंबर 6(1) के हिसाब से है, फॉर द सेफ्टी ऑडिटर ही है, लेकिन यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का अगर आप रिप्रेजेंटेटिव है तो उनके लिए फॉर्म भी है। तो यहाँ पे मेनली आपको लॉजिकली समझ में आएगा कि इंस्टीट्यूशन की डिटेल्स भी आपको यहाँ पे भरना है। जैसे यहाँ पे नेम एंड फुल एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन का स्टेटस गवर्नमेंट है, ऑटोनॉमस है, कोऑपरेटिव है, कॉर्पोरेट वाला है या फिर प्राइवेट है। फिर आपके जो इंस्टीट्यूशन है उसका हेड जो होगा वो हेड के डिटेल यहाँ पे होंगे, कॉन्टैक्ट के डिटेल्स, और फिर उसके बाद में जो सेफ्टी ऑडिट का डिक्लेरेशन होता है वो स्टेट लेवल पे आपके स्टेट में या दूसरे स्टेट में आपने पहले काम किया है कि नहीं उसके डिटेल्स आपको फर्निश करने हैं। फिर जो आपका बायोडाटा है जो स्पेशली लेटेस्ट 3 एम्प्लॉयड पर्संस का है तो उसके डिटेल्स आपको देने हैं एज ए एनेक्चर।
फिर आपकी जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको अगर एडिशनल कुछ देना है, फोकस करना है, तो वो भी दे सकते हैं। अगर आपको ये ऑलरेडी सर्टिफिकेट मिल चुका है और आपको रिन्यूअल करना है, तो उसके लिए आपको पहले का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप ये पहली बार सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपके लिए नॉट एप्लीकेबल होगा। तो ये सेफ्टी ऑडिटर के जो पहले ही जो डिक्लेरेशन था, उसी हिसाब से यहाँ पर भी डिक्लेरेशन है। अगर इनकेस यहाँ पे कोई रिव्यू क्वेश्चन या कैंसिलेशन होता है, तो उसके डिटेल्स भी आपको यहाँ पे फर्निश करने हैं, और फिर बाद में आपको ये डिक्लेरेशन जो पहले फॉर्म ए में था, उसी सिमिलर पॉइंट्स में फॉर्म बी में भी डिक्लेरेशन देना है और साइन करके देना है। तो जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है, वो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन की यहाँ पे साइन होगी, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव आपका चेंज हो सकता है, लेकिन इंस्टीट्यूशन के हेड की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पे सेफ्टी ऑडिट जो भी गाइडलाइंस दिए गए हैं उस हिसाब से ही कंडक्ट करनी चाहिए। फिर है नेक्स्ट फॉर्म सी। तो ये फॉर्म सी जो है, तो ये फॉर्म सी रोल नंबर 6(2)D के हिसाब से है। तो यहाँ पर है सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन रिन्यूअल एज अ सेफ्टी ऑडिटर। तो ये रिकॉग्निशन जो होगा या फिर रिन्यूअल जो होगा सेफ्टी ऑडिटर का, तो ये स्पेसिफिक कंटेंट्स क्या होते हैं उसके डिटेल्स यहाँ पे दिए हैं। सर्टिफिकेट में एग्जैक्टली क्या होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर्टिफिकेट नंबर। तो ये महाराष्ट्र स्टेट है, इसलिए यहाँ पे MS लिखा है। ये डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ रहता है, उसके अंडर आता है, इसलिए डिश यहाँ पे है, एब्रिविएशन है। और ये सेफ्टी ऑडिटर के लिए ऐसे होता है। और फिर आपका यहाँ पे नंबर आएगा कि सर्टिफिकेट नंबर कितना है, कौन से साल में यहाँ पे आएगा, और फिर आपके यहाँ पे डिटेल्स आएंगे, आपका एड्रेस आएगा, जो भी रेफरेंस का स्टेट गवर्नमेंट का लेटर नंबर है उसका डेट आएगा, और फिर ये सेफ्टी ऑडिट रूल जो है ये अभी 2014 के ओरिएंटेड आता है। 2012 में फर्स्ट पब्लिश हुआ था, 2013 में बाद में आया था, और 14 के हिसाब से अभी हम वर्कआउट कर रहे हैं। और फिर ये सर्टिफिकेट कहाँ से कहाँ वैलिड है, तो इसका लास्ट डेट आता है, यानी कि इसके बाद में ये एक्सपायर हो जाएगा और आपको रिन्यूअल के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सर्टिफिकेट का मेन फॉर्मेट है, इसके बेसिस पे ही आप सेफ्टी ऑडिटर बन जाते हैं। और फिर आपको ये कंडीशंस दी गई है कि ये कंडीशंस का आपको फॉलो करना है, और फिर ही आप ये सेफ्टी ऑडिटर का काम करना है। जैसे कि यहाँ पे ये सेफ्टी ऑडिटर रूल 2013 बताए, अभी ये 14 के हिसाब से है। आपको IS 14489 1998 के जो सेफ्टी ऑडिट के गाइडलाइंस थे वो फॉलो करने हैं। स्टैंडर्ड के हिसाब से ही आपको रिपोर्ट भी सबमिट करना है। जो पर्सन एक्चुअली कंडक्ट करने वाला है उसको ये सेफ्टी ऑडिट के बारे में जानकारी चाहिए, उनको लॉग बुक मेंटेन करना है। ये भी बात कही है रूल नंबर 6(2)DI में। उसके बाद में जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है और जो वैलिडिटी पीरियड है, उसमें ही आप सेफ्टी ऑडिट कंडक्ट करते हैं या नहीं, और फिर सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट जो आप सबमिट करते हैं उसमें भी आपको ये मेंशन करना है। अगर यहाँ पे आपने जो भी आपको मेंशन किया गया है वैलिडिटी पीरियड, उसमें अगर आपने सेफ्टी ऑडिट कंडक्ट नहीं किया है तो ऑटोमेटिक वो एक्सपायर हो जाएगा। फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस है उनके हिसाब से अगर कुछ इश्यूज होते हैं तो आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है, और अगर इनकेस कोई बाकी के इश्यूज भी होते हैं तो उसके बेसिस पे भी आपका रिकॉग्निशन जो है वो कैंसिल हो सकता है। ये सभी कंडीशंस यहाँ पे दी गई है, और इसके बेसिस पे आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, तो सेफ्टी ऑडिट रूल 2014 में 11 रूल्स, 2 शेड्यूल्स और 3 फॉर्म्स A, B, C डिस्कस किया है। थैंक यू।